केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा बिहार से मैं ये बुलेटिन आपके लिए लेकर आ रही हूं, लेकिन खबर आज बड़ी पूरे देश से, देश के अलग अलग इलाकों से सामने आई है, जहां देश को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया है। आप अमूमन अपने आसपास घरों में देखते होंगे, डॉक्टर्स पर हम सभी भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं कि डॉक्टर्स धरती के भगवान हैं, लेकिन क्या हो अगर यही डॉक्टर किसी साजिश में शामिल हो जहां लोगों की जान लेने की तैयारी की जा रही हो। ऐसा ही खुलासा हुआ है और पूरे भारत में अलग अलग जगहों से बड़ा ट्रैक डाउन है उन आतंकियों का जो देश को दहलाना चाहते थे, लोगों की जानें लेना चाहते थे और अलग अलग जगह एक्टिव थे। हरियाणा के फरीदाबाद में छापेमारी हुई है, जम्मू कश्मीर में छापेमारी हुई, और अगर आप सोचें सिर्फ इन्हीं दो जगहों तक सीमित हो तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात में भी बड़ा ट्रैक डाउन किया गया है। कैसे ये पूरा खुलासा हुआ है, कैसे ये बड़ी कार्रवाई हुई है, सब कुछ आपको बताएंगे। बिहार से जुड़ा अपडेट भी देंगे, लेकिन सबसे पहले बात इसी ट्रैकडाउन की करेंगे जहां पर बड़े आतंकी नेटवर्क का नेक्सस क्रैक कर दिया गया है। तो डॉक्टर की टेरर फैक्ट्री को लेकर बड़ी जानकारी ये मिली है कि ये जो डॉक्टर्स थे, ये डॉक्टर के सफेद पोश के रूप में घूम रहे थे, और यही कहा भी है जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ये वाइट कॉलर टेररिज्म है जिसका इस्तेमाल ये कर रहे हैं। यानी एक ऐसा चेहरा जिसको देखकर आप शक ही ना कर पाएं, आप उन पर भरोसा करते हो, वो आपके आसपास हो और आपको लगे कि ये शख्स तो गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन व्हाइट कॉलर टेररिज्म का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है आतंक फैलाने के लिए, इसको लेकर बड़ा खुलासा हो गया है और बड़ी कार्रवाई भी हुई है। आपको 4 तस्वीरों के जरिए कैसे पूरे देश में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई आपको बता रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां 3000 किलो विस्फोटक। आप सोचिए, इतना विस्फोटक कि तबाही आ जाए अगर इससे अटैक कर दिया जाए, तो इतना विस्फोटक मिला है अकेले फरीदाबाद में। वहीं गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को पकड़ा है जो जानलेवा जहर बना रहे थे, और उस जहर के जरिए उनका टारगेट कौन था, क्या तैयारी उनकी थी, कहां रेकी करने गए थे, इस पर भी आपको हम डिटेल देने वाले हैं। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बेंगलुरु जेल की है, जहां ये सब कुछ चल रहा है, जहां लगातार ये हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन किया जा रहा है। वहीं बेंगलुरु में जो कांग्रेस सरकार है उनकी जो बेंगलुरु में जो जेल है वहां पर फोन बाकायदा आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इतनी खुली छूट, इतनी लापरवाही कि आतंकियों को फोन मुहैया जेल के अंदर हो रहा है। ये तस्वीर भी हैरान आपको करेगी, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बताएं कि जम्मू कश्मीर में भी छापेमारी की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। आतंक के बड़ा जो नेटवर्क बना हुआ है उसे क्रैकडाउन किया जा रहा है। इन चारों खबरों पर पूरे देश में कैसे एक्शन हुआ, चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत देखिए फरीदाबाद से कर रहे हैं। ये जो तस्वीर हम आपको फरीदाबाद की दिखा रहे हैं, ये वो घर है, ये डॉक्टर का घर है, और इस घर को ऐसा लग रहा है कि गोडाउन बनाया हुआ था। एक गांव में ये घर था और गोडाउन बनाकर यहाँ पर रखा जा रहा था विस्फोटक, और इतना विस्फोटक कि कुछ भी बर्बाद करने की ताकत ये विस्फोटक रखता था। अगर सोचिए कि सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी नहीं मिलती, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर इसका इस्तेमाल होता तो कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की जो सतर्कता है उसका नतीजा है कि कुछ भी नुकसान होने से पहले इन्हें पकड़ लिया गया, खुलासा हो गया। जांच में 3000 किलो विस्फोटक हुआ। जब मैं 3000 किलो कह रही हूं तो आपको बताती हूँ, जरा 2 तस्वीरें आपके सामने मैं रख रही हूँ। देखिए, धौज गांव है, हरियाणा के फरीदाबाद का धौज गांव है, जहां पर 360 किलो विस्फोटक पहले मिला। पुलिस को लगा, सुरक्षा बलों को लगा कि शायद इतना ही है, लेकिन 360 किलो भी बहुत होता है, आप ये समझिए। लेकिन ये RDX नहीं था, क्या था हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन फतेहपुर तगा से, धौज गांव के अलावा फरीदाबाद के ही फतेहपुर तगा से इसके बाद 2563 किलो विस्फोटक मिला है। इनको जोड़ लें तो 3000 किलो से ज्यादा ही हो जा रहा है। और सोचिए 3000 किलो विस्फोटक दिल्ली के बिल्कुल करीब वाले इलाके में रखा गया था। प्लानिंग क्या थी, साजिश क्या थी, ये सब कुछ डिकोड करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जहां विस्फोटक मिला वहां हमारे सहयोगी पहुंचे, वहां से उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं।
पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे देखिए संभवतः जो पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची थी और यहाँ से देखिए ये पुलिस की टीम निकल रही है और ये टेम्पू जो है ये टेम्पू लेकर के जो है पुलिस लेकर के निकली है। टेम्पू लेकर के पुलिस निकली हुई है। यहाँ पे जो महिला जो कि सादे कपड़े में नजर आ रही थी वो भी है। ये देखिए ये जो टेम्पू है जिसमें वो जो तमाम जो विस्फोटक जो है वो बरामद हुए हैं, तमाम वो सामग्री जो है बरामद हुई है। तो इसी में जो देखिए पुलिस जो है वो लेकर के निकली है और काफ़ी ज़्यादा अहम दस्तावेज ये माने जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अहम सबूत ये माने जा सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी बड़ा ये टेम्पू है और एक बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश जो है वो यहाँ पे पुलिस ने किया है। और काफ़ी ज़्यादा देखिए अब चूंकि एक घर की बात सामने आई थी फिर दूसरे घर से भी विस्फोटक सामग्री जो है वो निकली है और ऐसे में देखिए पुलिस के हाथ जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी तो लगी है। लेकिन इस पूरे इलाके की ही बात करें तो लगातार यहाँ पे पुलिस की तरफ से जो रेड है वो जारी है। ये देखिए पुलिस की लंबी लंबी जो गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियों की जो कतारें हैं वो नजर आ रही हो। देखिए तस्वीरें मैं आपको शुरू से दिखाने की कोशिश करूंगा। एक घर के अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो सबसे पहला कमरा जो है वहां पर हम चलेंगे और आपको उसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि उस कमरे के अंदर जब हम आते हैं तो आप ये देखिए कि कोई फर्नीचर आपको इस कमरे के अंदर नजर नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई नया घर जो है, नया मकान यहाँ पर बन रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गैस का जो सिलेंडर है, स्टोव आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, लेकिन कोई शख्स यहाँ पर नहीं रहता था। इसी तरीके से तकरीबन 3 कमरे यहाँ पर बने हुए थे। एक ये दरवाजा है, देखिए ये पूरे तरीके से लॉक है, इसको कोई खोल नहीं सकता है ताकि किसी को भी भनक ना लगे कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। और दूसरी तरफ मैं आपको इस पूरे कमरे की अगर आपको रूपरेखा दिखाऊं तो नया घर बना हुआ जैसे लगता है। एक शख्स है, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। आप यहीं रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं? हाँ, पीछे रहते हैं पड़ोस में। कितनी बोरियां निकली आप लोगों ने देखा वो जब पुलिस यहाँ पर थी? कितनी बोरियां निकली? यहाँ लगभग 25-30 बोरे होंगे। 25-30 बोरे? हाँ। सब में विस्फोटक थे? नहीं, विस्फोटक ये तो मुझे नहीं पता विस्फोटक था क्या था, खाद बताया जा रहा था उसमें। अभी पुलिस जो ले गई है उन्होंने बताया कोई केमिकल है। अच्छा। हाँ, है खतरनाक केमिकल, वही है। तो कोई रहता था इस घर में? कभी आपने किसी की मूवमेंट देखी या बंद रहता था? नहीं, ये तो बंद है। ये बंद कब से बंद है? ये तो बहुत दिनों से बंद है। आपने सामान आते ले जाते किसी को देखा यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ऐसे इसी तरीके के कमरे में विस्फोटक जो है वो रखा हुआ था। आप नीचे देखेंगे कि जो घास है, जो बुरा है, बुरादा जिसको हम बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और तस्वीर दिखाऊं कि घर में घुसते ही पहला कमरा, उसके बाद 2 कमरे और है। एक कमरा आप यहाँ पर देखेंगे जो कि पूरे तरीके से बंद है, खुल नहीं रहा है। और दूसरा कमरा इसके ठीक बिल्कुल आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है। तो ये 3 कमरे थे। इन 3 कमरों में विस्फोटक यहाँ पर रखा हुआ था। तकरीबन 25 से 30 बोरी जो चश्मदीद हमें बता रहे हैं कि उन बोरियों के अंदर विस्फोटक था और उसके बाद उसको यहाँ से ले जाया गया। तो आपने देखा हमारे 2 सहयोगियों की रिपोर्ट आपने देखी। जतिन और कोमल ने आपको बताया कैसे 3-3 कमरों में देखिए 2 अलग अलग जगहों पर कमरा किराए पर लिया गया और वहां पर विस्फोटक रखे गए। और कितनी भारी मात्रा में ये विस्फोटक है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लानिंग तो देखिए बहुत कुछ बड़ी थी, लेकिन ये कामयाब हो पाते इससे पहले इन्हें पकड़ लिया गया है। पुलिस प्रशासन का, कमिश्नर का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, उन्हें भी सुन लीजिए। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका लेकिन नाम हुआ क्या है फरीदाबाद में, कैसे बड़ी कार्रवाई हुई है, पूरा मामला कैसे सामने आया है, चलिए पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से दे देते हैं। हुआ क्या है फरीदाबाद में, जान लीजिए। फरीदाबाद से दरअसल 2 डॉक्टर्स पकड़े गए जो डॉक्टर के भेष में आतंकी थे, डॉक्टर बने हुए थे। डॉक्टर मुजम्मिल शकील नाम बताया जा रहा है, फरीदाबाद में ये पढ़ाता था, यानी सफेद पोश बना घूमता था। डॉक्टर आदिल राठर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पकड़ा गया है। और धौज गांव, जिसका हमने अभी जिक्र भी किया, आपको तस्वीर दिखाई, वहां धौज गांव में एक कमरे से 360 किलो विस्फोटक मिला है। इसके अलावा 8 सूटकेसेस में 8 अलग अलग बक्सों में अमोनियम नाइट्रेट भरा था। RDX जैसा ही ये भी उतना ही खतरनाक विस्फोटक है जो कि भरा पाया गया है 8 सूटकेसेस में। AK-47 राइफल मिली है धौज गांव में, उस घर से पिस्तौल मिली है, 83 कारतूस मिले हैं। और डॉक्टर मुजम्मिल के दूसरा ठिकाना, जहां पर अभी हमने आपको दिखाई, दूसरे ठिकाने की भी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जिसका जिक्र हमने किया, फतेहपुर तगा, वहां से आपको बता दें कि फतेहपुर तगा से 2563 किलो विस्फोटक मिला है।
और दोनों को मिला लें तो 3000 किलो लगभग, उससे ज्यादा ही विस्फोटक यहाँ पर रखा गया था। दिल्ली एनसीआर में ये बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे। राजधानी के बिल्कुल करीब फरीदाबाद में मकानों में कमरा लेकर ये विस्फोटक छुपाया जा रहा था, डंप किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि तैयारी बड़ी है। और आपको बताएं कि जैश ए मोहम्मद या अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसको लेकर अब सारे तार खंगाले जा रहे हैं। समझा जा रहा है कि आखिर कनेक्शन किसके साथ था और किसके जरिए इतनी बड़ी तैयारी की जा रही थी, किसके इशारे पर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस पूरे 15 दिन से पिछले ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही थी। ये ऑपरेशन सीक्रेटली चलाया जा रहा था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आदिल की निशानदेही पर, आदिल वो शख्स जो सहारनपुर से पकड़ा गया, उसकी निशानदेही पर, जो डॉक्टर था आदिल, डॉक्टर आदिल की ही निशानदेही पर फरीदाबाद में छापा मारा गया पूछताछ के बाद। और वहां पर आपको बताएं इतना बड़ा जखीरा मिला है विस्फोटकों का। इसके अलावा आपको बताएं कि अनंतनाग, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कॉलेज के एक लॉकर से भी AK-47 बरामद की गई है, जो वहां छिपाकर रखी गई थी। वहीं एक मौलवी और एक महिला डॉक्टर से अभी भी पूछताछ हो रही है, उनसे जानकारी ली जा रही, क्योंकि उनका लिंक भी यहाँ पर सामने आया है। NIA और ATS दोनों सुरक्षा एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं, जांच कर रही हैं। विस्फोटक का जो स्रोत है, कैसे लाया गया, कैसे पहुंचाया गया, किसने प्रोवाइड किया, ये तमाम सवाल हैं जिसकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है। और किनसे इनका जुड़ाव था, कौन कौन इनके कांटेक्ट में था, नेटवर्क कितना बड़ा था, ये सारी चीजें अब खंगाली जा रही है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। फरीदाबाद से हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं, एरावत हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले मैं आ रही हूँ फरीदाबाद ही जतिन के पास। जतिन, ये जो तस्वीरें दिखाई हैं आपने, 3000 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट सब कुछ तबाह करने की ताकत रखता है। कितनी बड़ी ये तैयारी हो रही थी और बहुत तारीफ करनी होगी सुरक्षा एजेंसियों की कि समय पर उन्होंने इसे पकड़ लिया। बिल्कुल, देखिए अमोनियम नाइट्रेट और उसके साथ साथ चाहे वो वॉकी टॉकी हो, सेल्स हो, क्लॉक हो, इन सभी को मिलाकर एक आईडी बनाने की जो प्लानिंग है वो अभी तक की जांच में बहुत क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन 2300 जो किलो एक तरीके से जो विस्फोटक बरामद किया गया वो इस घर से किया गया। बेहद साधारण दिखने वाला ये घर आपको बाहर से नजर आएगा, लेकिन कमरे में जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही थी, जो सीमेंटेड कट्टे थे उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, वो अपने आप में काफी सारे सवाल खड़े करने वाला है। घर की तस्वीर आप देख लीजिए, बाहर से आपको यहाँ पे ताला लगा हुआ नजर आएगा। ये देखिए, बाहर से आप नहीं समझ पाएंगे कि अंदर क्या कुछ रखा है, लेकिन बाहर से ताला है। और इस खिड़की से हम अंदर दिखाएं, क्योंकि पुलिस ने वो बंद कर दिया, तो आपको अंदर सफेद रंग के जो कट्टे हैं वो पड़े हुए नजर आएंगे। सामने आपको सिलेंडर नजर आ रहा है, उस सिलेंडर के बगल में देखिए जो सीमेंटेड कट्टे होते हैं, इसके अंदर भरकर जो विस्फोटक था वो इस कमरे के अंदर रखा हुआ था। और आप देखेंगे कमरा बिल्कुल साधारण आपको नजर आएगा, दीवारों पे बिल्कुल पेंट आपको नजर नहीं आएगा, आगे सिलेंडर पड़ा है, चूल्हा पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये घर किराए पर लिया गया। ना सिर्फ ये घर, बल्कि कल जिस जगह पे जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची थी, यहां से महज 4 किलोमीटर की दूरी, वहां से 360 किलो विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया। यानी कि कुल फरीदाबाद के ही 4 किलोमीटर के जुडिक्शन में 2900 किलो विस्फोटक को रखना, और दोनों ही जगह किराए के मकान लेकर रखना, और ये बोलना कि यहां पर सिर्फ सामान ही रखा जाएगा, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो घर आप देख रहे हैं, जहां से 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया, ये घर एक मौलवी का बताया जा रहा है, जिसने डॉक्टर मुजम्मिल को ये घर किराए पर दिया। और किराए पर देने के बाद अंदर जो विस्फोटक रखा गया वो अपने आप में कई सवाल है। और यही कारण है कि पुलिस अब हर एंगल पर जांच कर रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक कहां से आए और इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था। ये दो बड़े सवाल है जिसको लेकर चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इसके अलावा हरियाणा पुलिस हो, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपने जिस महिला डॉक्टर का जिक्र किया था, अपडेट आपको बता दें कि उस महिला डॉक्टर को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उस महिला डॉक्टर का रोल ये था कि उसने डॉक्टर मुजम्मिल को गाड़ी दी, उस गाड़ी में राइफल बरामद हुई, उस गाड़ी की कार्रवाई किस तरह से हुई और देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि ये आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किराए पर लेते वक्त यही कहा था कि हमें सिर्फ सामान रखना है। और क्योंकि डॉक्टर थे तो हो सकता है भरोसा कर लिया गया हो, लेकिन किराए पर जिसने दिया उससे भी पूछताछ चलेगी। हमारे साथ कोमल भी जुड़ी हुई है। कोमल, आप उस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जहां इस डॉक्टर को शिक्षक समझा गया। सोचिए, शिक्षक के भेष में, डॉक्टर के भेष में, ये कैसे ये इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं उसके बावजूद रेडिकलाइज हो जाते हैं?
बिल्कुल सलोनी, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप शिक्षक के भेस में हैं, आप यहाँ पे शिक्षक के भेस में हैं, आप बच्चों को भी यहाँ पे तालीम देने पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि एक तरफ फिजिशियन भी है और बच्चों को फिर आप तालीम भी दूसरी तरफ दे रहे हैं, लेकिन कैसी तालीम दे रहे हैं? क्यों आप पूरा ट्रेंड कर रहे हैं क्या आतंकवादी बनने के लिए? इसके साथ ही साथ बात करें तो देखिए, एक तो जैश ए मोहम्मद का तो जो देखिए पूरी तरह से निकल करके सामने आया ही है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें आतंकी मॉड्यूल की, तो जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर, एक महिला डॉक्टर की भी जो बात है निकल के सामने आई है कि जो स्विफ्ट गाड़ी जो हुआ करती थी वो महिला डॉक्टर का वो इस्तेमाल करते थे, वो महिला डॉक्टर जो है वो भी उस यूनिवर्सिटी की थी। इसके साथ ही साथ बात करें तो देखिए ये मामले की जांच जो है वो बढ़ गई है। अगर हम इस इलाके की ही बात करें तो देखिए एक तरफ तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन ठीक दूसरी तरफ अगर हम बात करें खलियान का इलाका है, काफी ज्यादा ये इंटीरियर इलाका है। किसी को देखिए ये अनुमान लोग नहीं लगा पाएंगे कि इतने इंटीरियर इलाके में आकर के यहाँ पे जो एक डॉक्टर की भेस में, फिजिशियन के भेस में यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है, लेकिन पढ़ाई मकसद नहीं होती है। डॉक्टर्स जो के तौर पर आता है वो भी मकसद नहीं होता है, बल्कि मकसद क्या होता है कि किस तरह से आतंकी मॉड्यूल और आतंकी साजिश को जो है, इससे पहले कि कामयाब होता, सुरक्षा बलों ने बहुत समझदारी के साथ एक तरह से कड़ियां जोड़ी और बड़े खुलासे भी किए हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा कोमल, हम आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन एरावत जो अनंतनाग से मिलती है AK-47, ओरिजिनेशन आदिल का बताया जा रहा है अनंतनाग से, जम्मू कश्मीर पुलिस को ही टिप मिली थी जिसके बाद यहाँ पर भी कार्रवाई हुई है, तो तैयारी तो लग रहा है कोई बहुत बड़ी थी और सरहद पार से ही थी। किस तरह की तैयारी थी, इससे पहले हमने कश्मीर घाटी में 2019 में देखा पुलवामा अटैक, जो कि इस समय का जो है सबसे बड़ा अटैक माना जाता है। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं उससे भी बड़े अटैक की प्लानिंग जो कहीं ना कहीं हो रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की सफलता, जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट मिला, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया फरीदाबाद में, वहां से टेस्ट किया और वहां से इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पता ये चला कि किस तरह से पूरे इस इलाके की, अगर हम बात करें फरीदाबाद इलाके को, जहां आज भी सर्च जो लगातार थी, इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस तरह से इंटेलिजेंस बेसिकली ऑपरेशन चलाया गया और कुल मिलाकर बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट के हिसाब से ही ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया आपका एरावत, जतिन और कोमल जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन जो बात यहाँ सामने आई है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, सफेद पोश बनकर हमारे बीच रहना। जरा दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब अपने आसपास किसी डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर्स बहुत रेस्पेक्टेड प्रोफेशन के लोग माने जाते हैं, धरती के भगवान माने जाते हैं, और यही वजह है कि किसी को शायद शक ना हो। और यही जो पूरा तरीका है, मोडस ऑपरेंडी यही लगा इस पूरे मामले में, क्योंकि देखिए जितने लोग पकड़े गए हैं, ये डॉक्टर्स थे, इन पर लोगों का भरोसा था, लोग इलाज कराने जाते थे, शिक्षक भी था मुजम्मिल। तो आप सोचिए कि ये सफेद पोश बनकर अपनी पहचान छुपाने के लिए, अपनी असली आइडेंटिटी, एक आतंकी की पहचान छुपाने के लिए, ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड थे और उसी हिसाब से ये काम कर रहे थे। जैश ए मोहम्मद से लिंक आ रहा है, लेकिन अभी जो फाइनल इनपुट्स हैं उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या खुलासे होते हैं। लेकिन ये जो दो तस्वीरें ये बताती हैं कि हमारे आसपास इस तरह के ट्रेंड लोग छुपे हुए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने बहुत तेजी से इन्हें ट्रैक डाउन किया। दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। डॉक्टर आदिल का वर्क प्लेस कैसा था आप देखिए, बहुत साधारण, और दूसरी तरफ जो घर है आतंकी का अनंतनाग में, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत आलीशान घर है। तो कोई ना बहुत दिक्कत थी ना परेशानी थी, पढ़े लिखे थे, जीवनी कमा रहे थे, डॉक्टर थे, रिस्पेक्टेड प्रोफेशन में थे, लेकिन रेडिकलाइज होना चुना, ये ऐसा लग रहा है। अब आपको जरा गुजरात की तस्वीर भी दिखा देते हैं। अब हमने आपको बताया कैसे फरीदाबाद में कार्रवाई हुई है, बात गुजरात की, क्योंकि देश के और हिस्सों में भी ट्रैक डाउन किया गया है। गुजरात की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो 3 आतंकी पकड़े गए हैं, ये जानलेवा जहर बना रहे थे, रिसिन जिसका नाम है। क्या है रिसिन, हम आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन जो ये जहर बना रहे थे, ये जान लेने वाला जहर था, और इनकी भी तैयारी बहुत बड़ी थी। क्या तैयारी थी और कौन सा जहर बना रहे थे, चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको हम दे देते हैं, पूरा बताते हैं कि इनका प्लान क्या था। गुजरात ATS ने देखिए 3 आतंकियों को पकड़ लिया है। तेलंगाना का डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा ये भी डॉक्टर है, तेलंगाना का डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद, शामली का टेलर आजाद सुलेमान शेख पकड़ा गया है, लखीमपुरी का मोहम्मद सलीम खान पकड़ा गया। ये 3 आतंकी गुजरात से पकड़े गए हैं। और सैयद जो शख्स था, डॉक्टर सैयद, जिसके पास डॉक्टर की MBBS की डिग्री थी, चीन से इसने ये डिग्री ली थी, ये अपनी डिग्री का इस्तेमाल किस चीज में कर रहा था आपको बताने जा रही हूँ अब, क्योंकि सैयद ही खतरनाक जहर रिसिन जिसका नाम है वो बना रहा था। और
रिसिन का इस्तेमाल किस लिए होता है ये आपको बताएंगे। हथियारों के अलावा 10 लीटर के यहाँ पर जब छापेमारी की गई, जब इसे पकड़ा गया तो कैस्टर ऑयल मिला है 10 लीटर। अब आप सोच रहे होंगे कैस्टर ऑयल का क्या काम है, तो आपको बताएं कैस्टर ऑयल से ही ये जहर बनाया जा रहा था, रिसिन जिसका नाम है, और चावल के दाने जितना होता है, यानी बहुत छोटा, इतना सा ये जहर होता है और एक की जान लेने में ये सक्षम है। सोचिए कितना बड़ा खतरा। और सैयद बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में ये जहर बना रहा था, 10 लीटर कैस्टर ऑयल लाया था, तो सोचिए तैयारी कितना ज्यादा जहर बनाने की थी। और इनका टारगेट था दिल्ली में फल और मंडी की सब्जियां, जहां सब्जी में ये इसको डाल देते हैं उस जहर को, रिसिन को, उसकी एक ड्रॉप डाल देते हैं और उसके बाद किस तरह की तबाही मचती, लोग समझ ही नहीं पाते कि जो सब्जी खा रहे हैं उससे जान क्यों जा रही है। तो इस तरह का ये जैविक जहर बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके जरिए ये जान लेना चाहते थे लोगों की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करना चाहते थे। कैसे यह खुलासा हुआ है, कैसे ये आतंकी पकड़े गए, इस पर पूरी डिटेल हमें दे रहे हैं सुनील जोशी, डीआईजी गुजरात एटीएस। उन्हें सुनिए। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री यशवंत चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया, काफी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई, क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई, तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। तो सोचिए पूरे देश में ये आतंक फैलाने का दूसरा तरीका था जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था और जहर बनाया जा रहा था। 2 तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं, लैब में ये आतंकी जहर बना रहे थे, रिसिन नाम का जहर। और जो आप सब्जी मंडियों की तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल मार्केट, सब्जी मंडी मार्केट ही इनका टारगेट थी। और हमें जानकारी ये भी मिली है कि ये रेकी के लिए बाकायदा दिल्ली की सब्जी मंडी पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने सारी रेकी की थी। उसके बाद ये तैयारी कर रहे थे वो जानलेवा जहर बनाने की और उसके बाद वो सब्जियों पर डालने वाले थे। इस जैविक जहर के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना चाहते थे। तो ये जो पूरा प्लान आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिल्ली के आसपास घूमता आपको दिखाई दे रहा होगा। फरीदाबाद में जो कार्रवाई हुई वो भी, और गुजरात में ये जो कार्रवाई हुई है ये भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में बड़े स्तर पर ये कोई बड़ी घटना अंजाम देना चाह रहे थे। अब आपको जरा जम्मू कश्मीर की भी जानकारी दे देते हैं। जम्मू कश्मीर में भी गुजरात फरीदाबाद की आपको जानकारी मिल गई और अब जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आज पूरे दिन वहां भी ट्रैक डाउन किया गया है। आतंकियों की तलाश कैसे हो रही है आप देखिए, सुरक्षा बलों को कैसे एक एक इलाके में जहां से ये इनपुट्स मिले थे कि यहाँ आतंकी छिपे हो सकते हैं, उनके मददगार छिपे हो सकते हैं, उन पर ये ट्रैक डाउन करने की कोशिश है। और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया गया जम्मू कश्मीर, क्योंकि सीधा लिंक यहीं से सामने आया है। और जिस तरह से पूरे देश में ये ऑपरेशन चलाया गया, ये तो समझ में आ रहा है कि देश को कोई दहलाना चाहता था। सरहद पार से ये साजिश की जा रही थी और वो लोग जिनको हम सफेद पोश समझते शायद भरोसा कर लेते, वही इसके टारगेट थे और वही इसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर गिरिराज सिंह और शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। एक ही समुदाय के यानी मुसलमान ही पकड़े जाते हैं, डॉक्टर पकड़े गए हैं। अभी तक राहुल गांधी हों, लालू यादव हों, अखिलेश हों, इनका किसी का ओवैसी हो, किसी का बयान नहीं आएगा। आतंकवाद की कोई घटना होने से पहले आतंकियों के नापाक इरादों का भांडाफोड़ कर रही है। एक बहुत बड़ा इस्लामिस्ट टेरर प्लॉट का भांडाफोड़ हुआ है और उसके तार कहां से जुड़ रहे हैं वो भी आपके सामने है। एक तरफ एक दृश्य है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर का,
जिसका प्रमाण आज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, मीडिया चैनल्स पर दिख रहा आप है। देखिए कि एक तरफ पूरे देश में ये कार्रवाई चल रही है, सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में कैसे एक्शन लिया गया। और एक ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को ये तस्वीर आंखें खोल के देख लेनी चाहिए। अगर नहीं देखिए तो अब से देख लें, क्योंकि यहाँ पर आतंकियों के हाथ में मोबाइल है, और वो भी जेल के अंदर, जहां उनके साथ सख्ती होनी चाहिए, जहां उन्हें बैरक के अंदर रखना चाहिए, जहां आप ये मोबाइल होना तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये तस्वीर फोन चलाते आतंकी का, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्रश्न खड़े करने वाला वीडियो है, जहां पूरे देश में कार्रवाई चल रही है और वहां पे ये फोन लेकर आतंकी जेल के अंदर घूम रहे हैं। और ऐसे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि पूरे बड़े स्तर पर कार्रवाई जांच चल रही है, वहां ISIS के आतंकी का हाथ में मोबाइल कैसे आया? सुनिए शहजाद पूनावाला क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। परपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल है, वहां से कुछ वीडियोस सामने आए हैं और मैं आपको एक एक करके वो वीडियोस भी दिखाना चाहता हूं, और वो कौन है जिसके वीडियोस सामने आए हैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। पहला वीडियो आया है और वो वीडियो है जुहाद हमीद शकील मन्ना। ये वीडियो है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक आतंकी जो आईसिस का रिक्रूटर है, उसका नाम है जुहाद हमीद शकील, ये आईसिस का ऑपरेटिव रिक्रूटर, इसका काम था कि भोले भाले नौजवानों को रेडिकलाइज करके उन्हें आईसिस के लिए लड़ने के लिए सीरिया से लेकर बाकी जगहों पर भेजने। और अमूमन हमने और आपने देखा है कि डॉक्टर साला पकड़कर लोगों का इलाज करते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन अगर यही डॉक्टर्स विस्फोटक बनाने लगे, AK-47 पकड़ने लगे, तो किसी का भी चौंकना स्वाभाविक है, हम जैसे आम लोगों का भी और सुरक्षा बलों का भी। लेकिन कैसे ये डॉक्टर का जो टेरर नेटवर्क अब सामने आया, इसकी ट्रैकिंग की गई है, पूरी जानकारी डिटेल रिपोर्ट के जरिए आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद के धौज गांव से मिला 360 किलो विस्फोटक। इन 3 कमरों में विस्फोटक यहाँ पर रखा हुआ था। तकरीबन 25 से 30 बोरी जो चश्मदीद हमें बता रहे हैं कि उन बोरियों के अंदर विस्फोटक था और उसके बाद उसको यहाँ से ले जाया गया। धौज गांव से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा से मिला 2563 किलो विस्फोटक। और इस घर के एक कमरे को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया और उसके अंदर तकरीबन 2563 किलो जो विस्फोटक है वो रखा गया। तो सवाल ये खड़ा करता है कि आखिरकार इतने विस्फोटक का डॉक्टर मुजम्मिल क्या कुछ करने वाला था। अब सवाल यही कि दिल्ली के पास 3000 किलो विस्फोटक कहां से आया? आतंकवाद का व्हाइट कॉलर नेक्सस क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जख्मी पड़े आतंकी अब बिल से बाहर निकलने की फिराक में थे कि हमारी जांच एजेंसियों ने इनकी गर्दन पकड़ ली है। आतंकी इस बार वेश बदल कर लौटे हैं। ये हाथों में हथियार लिए किसी आम आतंकी के वेश में नहीं है, बल्कि इस बार डॉक्टर का अवतार लेकर आए हैं। जिस शिक्षा के सहारे आतंकी विचारधारा को 6 फीट जमीन के भीतर दबा देने का दावा किया जाता है, उसी दावे को खारिज करते हुए ये आतंकी शिक्षा के साथ दहशत की दुकान खोलने की फिराक में थे। दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के गांव में विस्फोटक का पूरा गोडाउन बनाया गया था। हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करने के नाम पर ये आतंकी जहर का इंजेक्शन तैयार कर रहे थे। जब हम घर के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहला कमरा जो है वहां पर हम चलेंगे और आपको उसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि उस कमरे के अंदर जब हम आते हैं तो आप ये देखिए कि कोई फर्नीचर आपको इस कमरे के अंदर नजर नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई नया घर जो है, नया मकान यहाँ पर बन रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गैस का जो सिलेंडर है, स्टोव आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, लेकिन कोई शख्स यहाँ पर नहीं रहता था। इसी तरीके से तकरीबन 3 कमरे यहाँ पर बने हुए थे। एक ये दरवाजा है, देखिए ये पूरे तरीके से लॉक है, इसको कोई खोल नहीं सकता है ताकि किसी को भी भनक ना लगे कि क्या कुछ यहाँ पर
पर हुआ है। और दूसरी तरफ मैं आपको इस पूरे कमरे की अगर आपको एक रूपरेखा दिखाऊं तो नया घर बना हुआ, आप नीचे देखेंगे कि जो घास है, जो बुरा है, बुरादा जिसको हम बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और तस्वीर दिखाऊं कि घर में घुसते ही पहला कमरा, उसके बाद 2 कमरे और है। एक कमरा आप यहाँ पर देखेंगे जो कि पूरे तरीके से बंद है, खुल नहीं रहा है, और दूसरा कमरा इसके ठीक बिल्कुल आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है। तो ये 3 कमरे थे, इन 3 कमरों में विस्फोटक यहाँ पर रखा हुआ था। यूपी का आतंकी डॉक्टर आदिल जम्मू कश्मीर में अपने आतंक के धंधे को अंजाम दे रहा था, तो वहीं उसके तार जुड़े थे फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल से। जांच एजेंसियों ने कड़ी से कड़ी मिलाकर इन आतंकियों के हाथों में हथकड़ी बांधने का काम किया है। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी और यूपी से लेकर हरियाणा, जब इन आतंकवादियों के मंसूबों पर कानून की तलवार से प्रहार चल रहा था, ठीक उसी वक्त गुजरात एटीएस ने भी जहरीले आतंकियों की डॉक्टर मंडली को पकड़ा है। ये मंडली डॉक्टरी पेशे की आड़ में एक ऐसी प्रयोगशाला चला रहे थे जहां दवाई नहीं बल्कि मौत की टेस्टिंग की जा रही थी। ये आतंकवादी एक ऐसा जहर बनाना चाहते थे जो हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल सकता था। लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4 और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल with 3 magazines and 83 live rounds, एक पिस्टल with 8 live rounds, 2 empty cartridges और 2 additional magazines है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। इन आतंकियों के मंसूबों को सुनकर रूह कांप जाती है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी इनके मंसूबों पर 3rd डिग्री प्रहार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी आज आतंकी ठिकानों पर मेजर स्ट्राइक की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी खुलासा करते हुए बताया है कि ये आतंकवाद के व्हाइट कॉलर इकोसिस्टम का नया रंग रूप है, जिसके तार पाकिस्तान के आतंकी हेडक्वार्टर से जाकर मिलते हैं। अब सवाल यही कि क्या आतंकी खुद अपनी कब्र खोदने का इंतजाम कर चुके हैं, और क्या बॉर्डर पर सैन्य हथियारों के साथ हिंद की सेना अब बड़ा प्रहार करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए बड़े स्तर पर कार्रवाई कैसे हुई इस पर पूरी डिटेल हमने आपको दे दी। और चलिए अब बात बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव का दूसरा चरण कल है और उसके बाद 14 तारीख को नतीजे आने लगे हैं। लेकिन पहले चरण का जिस तरह से टर्नआउट हुआ है, वोटर टर्नआउट, पहले तो उसको लेकर पार्टियां कह रही थी, कोई कह रहा था कि बदलाव के लिए वोटिंग हुई है, कोई कह रहा था कि विश्वास है इसलिए वोटिंग हुई है। लेकिन इन सबके बीच आज चर्चा किस चीज की है? आज दरअसल तेजस्वी यादव ने नई आशंका जाहिर कर दी है। पहले तो कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि जीत का कॉन्फिडेंस है, लेकिन दूसरे चरण के लिए आशंका जाहिर कर रहे हैं। वहीं MY फैक्टर जो लगातार हावी रहता है बिहार में, वो फिर से एक्टिव होता दिखाई दे रहा है दूसरे चरण से ऐन पहले, क्योंकि ओवैसी और तेजस्वी के बीच ठन गई है और दोनों के अपने अपने वोट बैंक है। दोनों पर कैसे यहाँ दोनों कैसे निशाना साध रहे हैं, कैसे छींटाकशी कर रहे हैं, कैसे जोर आजमाइश कर रहे हैं उस वोट बैंक के लिए, वो हम आपको दिखाने वाले हैं लड़ाई। लेकिन सबसे पहले तेजस्वी का क्या आरोप है, नया आरोप क्या लगा दिया है दूसरे चरण से पहले, वो सुन लीजिए। बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है, निर्देश दिए गए हैं, अपने रेंज का देखना है, उनको कहाँ डिस्टर्ब करना है, किन किन व्यक्तियों को चुनाव से पहले उठाना है। मतलब सीएम हाउस से भी एकाध रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लगातार फोन जा रहा है बड़े बड़े जिला के अधिकारियों को। तो सुना आपने, तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं। कल तेजस्वी आरक्षण की बात कर रहे थे, आज तेजस्वी ये आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हो रही है, डायरेक्ट किया जा रहा है अधिकारियों को। तो वो अपना दांव चल रहे हैं, हर एकदम चुनाव एकदम स्तर पर एक कल है दूसरे चरण का, लेकिन वो अपना दांव धीरे धीरे चल रहा है और इनडायरेक्ट वे में जनता को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी कोशिश में ओवैसी भी हैं और ओवैसी कुछ इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी को सीधे निशाने पर लेकर कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ यादव जी की सोचते हैं और तेजस्वी भाईजान की नहीं सोचते। इस तरह की छींटाकशी दोनों के बीच चल रही है।
क्योंकि जहां जहां ओवैसी लड़ रहे हैं वहां वहां तेजस्वी को नुकसान होना तय है। और यही वजह है कि दोनों के बीच MY को लेकर खींचतान रस्साकशी दिख रही है, वार पलटवार का दौर दिख रहा है। और क्योंकि ये वाला राउंड मेनली फोकस सीमांचल पर है, मेनली सीमांचल पर फोकस है, तो यही वजह है कि इसको लेकर क्यों आजमाइश हो रही है, जोर आजमाइश हो रही है, यादव जी भाईजान वाली बात क्यों हो रही है। चलिए आपको थोड़ी डिटेल इस पर दे देते हैं, जरा आपको बताते हैं, क्योंकि सीमांचल का सियासी गणित आपके लिए जानना जरूरी है। पूर्णिया की देखिए 7 सीटें हैं जिस पर मतदान होना, कटिहार की 7 है, अररिया की 6 है और किशनगंज की 4 सीटें हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये सीमांचल सबसे ज्यादा एम फैक्टर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है। थोड़ी डिटेल इस पर भी दे देते हैं आपको। सीमांचल में अगर मुस्लिम आबादी का हम डेटा आपके सामने ये रख रहे हैं, देखिए ग्राफिक्स के जरिए, जहां अररिया में 42.95% मुसलमान हैं, 50 के बहुत करीब है, 50-50 भी मतलब अगर होते तो सोचिए कितना फर्क पड़ता होगा। किशनगंज की बात करें तो यहाँ तो बिल्कुल समीकरण अलग है, 67.98%, 50% से 17% ज्यादा। तो वो जिधर चाहेंगे उधर जाएगी कुर्सी। और सोचिए पूर्णिया की बात कर लेते हैं, 38.46% यहाँ पर मुस्लिम आबादी और कटिहार में भी 44.47% मुस्लिम आबादी है। तो अररिया में 6 सीटें हैं, किशनगंज में 4 सीटें हैं, पूर्णिया में 7 सीटें हैं और कटिहार में भी 7 सीटें हैं। तो ये जो सारी सीटें हैं इन पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि मुसलमानों के लिए तेजस्वी ने देखिए आपको बताएं कुल 167 सभाएं की हैं, सबसे ज्यादा किसी भी नेता से, पूरे अगर हम एनडीए और महागठबंधन के नेता देख लें तो कोई नहीं पहुंचा जितना तेजस्वी ने जोर आजमाइश की। उनके चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं उनका नाक का सवाल है तो उन्होंने वो कोशिश की। लेकिन ओवैसी यहाँ कैसे खेल बिगाड़ने वाले, पिछली बार भी बिगाड़ा था, इस बार भी बिगाड़ सकते हैं, तेजस्वी जानते हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है, मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। सीमांचल के रण में असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा दम लगा दिया, अपने जोर से विरोधी दलों को बेचैन कर दिया। सीएम सीमांचल का होगा, बुरी बात क्या है, होना चाहिए। पहले आपने डिप्टी सीएम की बात कही। नहीं, हम नहीं किए। हमारा मानना है कि डिप्टी सीएम संविधान में है ही नहीं कोई ऐसा पोस्ट। ओवैसी के इस तेवर से हर किसी के अंदर खलबली मची हुई है, खासकर महागठबंधन, और इसीलिए तेजस्वी ने सीमांचल पर कद्दावर मुस्लिम नेताओं की फौज लगा दी है, जिन्होंने ओवैसी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ओवैसी का कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं उबाल मार रहा, सीमांचल में मिलता जनाधार उन्हें बूस्ट कर रहा है, जिसके बल पर वो तेजस्वी पर जुबानी गोले बरसा रहे हैं और अखिलेश को भी निशाने पर ले रहे हैं। मुसलमान 12वीं नहीं पास है, तेजस्वी कितना पढ़ा हुआ मालूम आपको कितना? अब आप समझो 12वीं पास नहीं है तो गवर्नमेंट सरकार में नौकरी नहीं है, 9वीं फेल है तो मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या बात है, क्या मजाक हो रहा है सीमांचल की जनता के साथ, जिनके बच्चों के मुकद्दर को तालीम से महरूम कर दिया और कह रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। 5 सीटें जीतकर ओवैसी ने सबको हैरान कर दिया। ये 5 सीटें कांग्रेस और आरजेडी के पास थी। 20 सीटों पर AIMIM ने 14.28% वोट हासिल किए। वहीं इस बार सीमांचल की 15 सीटों पर ओवैसी हुंकार भर रहे हैं, जिससे महागठबंधन के नेताओं की धुकधुकी बढ़ी हुई है, क्योंकि सीमांचल के जो मुसलमान कांग्रेस और आरजेडी के परंपरागत वोटर हुआ करते थे वो अब खिसक रहे हैं और ओवैसी के सुर से सुर मिला रहे हैं। इधर जो माहौल है तो ज्यादातर पतंग छाप का है और हम लोग चाहते भी हैं कि पतंग छाप आए हम लोग के विधानसभा में। बाकी सरकार की बात है तो वो अलग है। तो है हम लोगों का इलाका जो है अति जो है ठीक है पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे जो है ठीक है विकास ठीक है नहीं होता, जैसे ठीक है पटना में होता है, गया में होता है, भागलपुर में जो जैसे होता है ठीक है वैसा जो है विकास यहाँ पे नहीं होता। लेकिन कई लोग इस तरह की बात कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी के लिए काम करते हैं। नहीं, सब तो गलत है।
ओवैसी ने बिहार के मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ताकि मुस्लिम वोटर उनके पाले में आ जाएं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? उनको जवाब दो। ये वही ओवैसी हैं जो चुनाव शुरू होने से पहले महागठबंधन में जाने को आतुर थे, लेकिन जब उन्हें भाव नहीं मिला तो उन्होंने खुद के दम पर 25 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जिनमें से 15 उम्मीदवार सीमांचल की सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। आपको कह रहे हैं सरकार बदलो, हम कह रहे हैं कि हालात बदलो, सीमांचल को बदलो। और मैं आपको बता रहा हूं, कोचा दामन की जनता, एक पहाड़ बन जाओ इत्तेहाद का, एक पहाड़ बन जाओ इत्तेहाद का, कि गठबंधन की हवा भी आए तो आपके इस पहाड़ को छू भी नहीं सकेगी, क्योंकि गठबंधन को मालूम हो जाएगा कि पतंग छाप अब सीमांचल के घर घर में पहुंच चुका है। अब तेजस्वी कांग्रेस को डर है कि कहीं ओवैसी सीमांचल से उनका सुपड़ा ना साफ कर दें, क्योंकि यहाँ के मुस्लिम वोटर ही माई बाप हैं और ओवैसी इस बात का फायदा उठा रहे हैं। और तो पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? तुझे देखना है ना, कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। ओवैसी के ऐसे बयान ही उनकी पहचान है। अब देखना होगा कि मुसलमानों को भड़काने वाले जुमले AIMIM के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ओवैसी तो अपनी कहीं ना कहीं चाल चल रहे हैं, वोटर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हालांकि कल क्या होगा इसका असर तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन आप एक और चीज समझिए, इस चुनाव में आपको अलग अलग चीजों की चर्चा सुनाई दी होगी। कभी कट्टा कल्चर की चर्चा हुई, कभी वोट चोरी की चर्चा हुई, कभी SIR को लेकर रार छिड़ा, तो कभी घुसपैठियों की चर्चा हुई। और ऐसा ही एक मुद्दा है बुर्का की चेकिंग का। आपको पता होना चाहिए, ये जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जान ले दर्शक कि जब भी बुर्का नशी कोई महिला एयरपोर्ट जाती है, उसकी पूरी चेकिंग होती है, उसकी पहचान ली जाती है और उसके बाद ही उसे आगे जाने दिया जाता है। और ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फॉलो किया जाता है। और अब चर्चा ये हो रही है कि क्या पहचान सुनिश्चित करने के लिए बुर्का चेक करना इतना बुरा क्यों मान रहा है ये सियासी दल, जब यही बुर्का नशी जब एयरपोर्ट्स पर जाती हैं तो उनकी चेकिंग होती है, तो वोटिंग करने से पहले चेकिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? इसको लेकर किस तरह से राजनीति हो रही है, कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, सब कुछ आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पहले दौर ने भर ली अंगड़ाई, दूसरे फेज में असली लड़ाई। चुनावी रण में बुर्के वाला विवाद तय करेगा मुस्लिम वोटरों की चाल। बुर्का बुर्का मत चिल्लाओ, बुर्का तो उठेगा ही, और वो गाना गाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा, फर्जी बेनकाब हो जाएगा। बिहार के चुनावी रण में बुर्का ट्रेंड कर रहा है। एनडीए नेताओं ने वोट की आड़ में फर्जीवाड़े को लेकर मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं मुस्लिम महिलाएं भी इसका समर्थन कर रही हैं। बुर्का एक ये लोग कानून से जोड़ना चाहते हैं, अपने शरिया कानून से, लेकिन हम तो चुनाव आयोग के नियम से चल रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, ये बुर्का नहीं उठता है जब एयरपोर्ट पर जाते हैं? क्या ये बुर्का नहीं उठता है जब आधार बनाने जाते हैं, जब ये हवाई जहाज यात्रा करते हैं, जब ये सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं? पॉलिटिकल मत करें। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को तय किया है कि रहेगी, जो भी गड़बड़ करेंगे बुर्का उठाना ही पड़ेगा। क्या अंदर जाने से पहले मोबाइल को रखा गया, उसके बाद नाम चेहरा देखा गया, चेहरा देखने के बाद नंबर मिलाया गया और वोट दिएंगे और कुछ नहीं।
सब चीज़ बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बुर्का हटा के देखा चेहरा, उसके बाद वोट गिराए, उसके बाद आए तो बुर्का नीचे गिराए। तो इससे आप सहमत हैं? सहमत है। फिर पर्दा उठाया, देख लिया नाम चला। तो उसमें आपको कोई नाराजगी हुआ या कुछ नहीं? ये क्या होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। क्यों? इंसान की साबुती पकड़ा जाना चाहिए, कौन इंसान है नहीं है। उनके साथ उन चेहरा की, फेस की पहचान, चेहरे की पहचान की जा रही है कि बुर्के के अंदर, नकाब के अंदर कहीं कोई दूसरी औरत तो नहीं है। तो ये सही है, जिसका जो अपना अधिकार है वही नहीं इस पे रहेगा। बिहार की राजनीति में बुर्के की चर्चा तेज है और ये चर्चा जितनी ज्यादा होगी, जितनी तेज होगी, बीजेपी के सियासी पिच उतनी ही मजबूत होती जाएगी, जिसका फायदा उसे सीमांचल के सियासी रण में मिलेगा, क्योंकि सीमांचल मुस्लिम बहुल आबादी वाला इलाका है। सीमांचल के किशनगंज इलाके में मुस्लिम आबादी 68% है, कटिहार में 44% मुस्लिमों की आबादी है, अररिया में 43% मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, वहीं पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी रहती है। सीमांचल के ये मुसलमान भले ही कभी कांग्रेस आरजेडी के पाले में थे, पर ओवैसी ने इन वोटरों पर सेंधमारी कर दी। लेकिन अब ट्रेंडिंग बुर्का सीमांचल में महागठबंधन और ओवैसी का खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं का बुर्का वाला बयान वोटों पर ध्रुवीकरण करने में अहम भूमिका निभा सकता है। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है, तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहाँ के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। सीमांचल के चुनावी रण को जीतने के लिए दिग्गजों ने मुसलमान बुर्का घुसपैठिए वाले मुद्दे पर बैटिंग की, ताकि मुस्लिम वोटरों वाली गेंद को लपक सके। लेकिन अब वहां की पिच सेट हो चुकी है, क्योंकि कल यहां मतदान होना है और जनता तय करेगी कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, बिहार से तो हर अपडेट हम आपको ग्राउंड से लगातार दे ही रहे हैं, हर तस्वीर भी दिखा रहे हैं। कल आपको वोटिंग की भी तस्वीरें दिखाएंगे दूसरे चरण की। लेकिन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में नारकोटिक्स और पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई की और जो खुलासा हुआ वो देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि एक परिवार जो ड्रग माफिया का परिवार था और ड्रग माफिया जेल में बंद था, वो पूरा परिवार ड्रग्स का जो पूरा कार्टेल नेटवर्क है वो चला रहा था। और घर से कैसे पैसों की बरामदगी हुई है, 4-4 मशीनें लग गई, 10-10, 20-20 रुपए के नोट, कितने पैसे मिले हैं, पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको खबर बताते हैं। इतना कैश की गिनते गिनते हाथ थक जाए, किसी के भी हाथ कांप जाए, मशीनें बंद पड़ जाएं। नोटों के पहाड़ की ये तस्वीरें प्रतापगढ़ की हैं, जहां मिश्रा परिवार के घर से निकला है करोड़ों का कैश, गांजा और स्मैक। प्रतापगढ़ में इस मां बेटी की जोड़ी बड़े ऐशो आराम के साथ रहती थी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, कमरा रुपयों से भरा रहता था। हर कोई उनकी अमीरी देखकर दंग रह जाता था। सवाल उठता था कि आखिर करते क्या है ये लोग। पता चला कि ये नशा तस्कर राजेश मिश्रा का घर है। जब पुलिस इनके घर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। हर तरफ रुपए ही रुपए थे, सोना चांदी से लेकर कैश से इनका कमरा गुलजार था। नोट इतने ज्यादा थे कि गिनते गिनते दारोगा साहब के पसीने छूट गए। मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो है वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। तो आपने देखा कि कितने पैसे मिले हैं। अब जांच इस मामले में की जा रही है, आखिर कैसे ये पूरा इन्होंने नेटवर्क खड़ा किया और क्या और कोई लोग भी थे, उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन बिहार से चुनावी कवरेज हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कल पूरे दिन पोलिंग कैसे होती है सब कुछ कल बताएंगे प्रहार में। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ
केसरी त्योहार विमल, बोलो जुबान केसरी।